एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बड़े भाई के छोटे बेटे की पत्नी से उसका फैसला करवा कर आया था और जैसे अपने घर आता है तो अपनी जो बेटे की बहू होती है उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो उसके बेटे की बहू होती है वो उसके सामने एक ऐसा राज खोलती है जिसे जानने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। कौन था वह बुजुर्ग व्यक्ति और क्या राज उसके बेटे की बहू ने खोला था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बलिया के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है अजीत, जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब वह शादी के योग्य हो गया है। अजीत के घर में उसके माता पिता हैं और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसके पिता का एक बड़ा भाई होता है जिसके दो लड़के होते हैं। बड़ा लड़का जिसकी तो शादी हो गई है, लेकिन जो छोटा लड़का है वह अजीत के बराबर का ही है और अजीत के साथ ही रहकर अपना समय व्यतीत किया करता है। तभी अचानक से जो अजीत के पिता होते हैं वह एक लड़की जिसका नाम चेतना होता है उससे अजीत की शादी तय करा देते हैं और इसके बाद वो शादी की डेट लगभग 1.5 साल बाद की रख दी जाती है। यानी कि सगाई तो कर दी थी, अब शादी 1.5 साल बाद होनी थी। इसके बाद क्या होता है, जो अजीत होता है वह चेतना से मिलने जुलने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों के घर वालों को पता था कि दोनों की शादी होने वाली है, तो इसी वजह से घर वाले भी कोई अपोज नहीं करते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और तभी अचानक से जो अजीत होता है वह अपने ताऊ के लड़के यानी कि जो ताऊ का छोटा लड़का होता है उसके साथ इंडियन आर्मी का फिजिकल देखने के लिए चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद जैसे उन दोनों का टेस्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद दोनों लड़कों का इंडियन आर्मी में नंबर आ गया था। अब यह बात सुनकर अजीत जो होता है वह बड़ा ही खुश होता है। इधर जब ये बात चेतना को पता चलती है तो वह भी बड़ी खुश होती है। लेकिन यहाँ पर तभी जो अजीत का ताऊ होता है यानी कि उसके पिता का जो बड़ा भाई होता है वह अजीत के पिता से कुछ ऐसी बातें कहने लगता है जिसे सुनने के बाद अजीत का पिता अपना मन बना लेता है कि वह चेतना से अजीत की शादी नहीं कराएगा। अब तक उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए लगभग 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने बाद अचानक से जो अजीत का पिता होता है वह अजीत से कहने लगता है कि बेटा, इस लड़की से जिससे तुम्हारी सगाई हो रखी है इससे हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। अब यह बात सुनते ही अजीत के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने चेतना के साथ जीने मरने तक की कस्में खा ली हैं, उससे ढेर सारे वादे कर दिए हैं, लेकिन अब उसके जो पिता हैं वह उससे उसकी शादी कराने के मना कर रहे हैं। इसके बाद वह पहले तो अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पिता होते हैं उसे उसके बड़े भाई ने दहेज का इतना बड़ा लालच दे दिया था जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी अब चेतना से अपने बेटे की शादी नहीं कराना चाहता, क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छी खासी प्रोत्साहनी जमीन तो नहीं थी। लेकिन अब जब बेटा फौज में लग गया था तो अच्छे अच्छे घरों से अच्छा खासा दहेज देकर रिश्ते आने लगे थे और इसी वजह से जो पिता होता है अब चेतना से रिश्ता तोड़कर किसी अच्छे से घर में देना चाहता था जिसमें अच्छा खासा दहेज उसे मिले। अजीत जब इस बात को सोचता है उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन यहां पर सामने उसके पिता थे और उनका विरुद्ध वह बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। इसके बाद जो अजीत के पिता होते हैं वह वहां से सीधा चेतना के घर वालों के पास फोन करते हैं और फोन पर ही उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। कहते हैं कि देखिए, अब आपको पता ही होगा कि जो हमारा बेटा है वो इंडियन आर्मी में लग गया है, तो अब इसके लिए ढेर सारे रिश्ते आएंगे और उन रिश्तों में इसे ढेर सारा दहेज भी मिलेगा। अगर आपके पास इतना सारा रुपया पैसा हो तो आप ही हमारे बेटे को दहेज दे दीजिए और ये रिश्ता ऐसे चल जाएगा। लेकिन उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उस लड़के को इतना सारा दहेज दे सके, तो इसी वजह से वह लोग मना कर देते हैं और दोनों का रिश्ता टूट जाता है। अब रिश्ता तो टूट गया था दोनों घर वालों की रजामंदी से, लेकिन चेतना और अजीत के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार था और ये प्यार इन दोनों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। अब जब चेतना के घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था तो उसके बाद जो चेतना होती है वह भी अजीत से नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर जो अजीत होता है उसके दिमाग में एक अलग ही बात चल रही थी और वह कैसे भी करके चेतना से ही शादी करना चाहता था, क्योंकि अब तक 6 महीने उसके साथ रहने के बाद उसे पता चल गया है कि चेतना का व्यवहार कैसा है और वो कैसी लड़की है। तो वह किसी भी कीमत पर चेतना से ही शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पिता दहेज के लिए उसकी किसी और लड़की से शादी कराना चाहते हैं। अब यह बात सोच सोचकर जो अजीत होता है वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और इसी तरह से एक दिन शाम के समय सभी लोगों से छुपते छुपाते वह सीधा चेतना के घर पहुंच जाता है।
वहां जाने के बाद वह चेतना से बात करता है और जैसे चेतना के माता पिता उसे यहाँ पर देखते हैं तो वह एकदम से थोड़े से नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जब तुम्हारे पिता ने फोन पर रिश्ता तोड़ ही दिया है तो तुम्हें अब यहाँ पर आने का क्या फायदा। तो वो कहने लगता है कि देखिए, मैं आपकी बेटी से प्यार किया करता हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। रही बात पिताजी की, तो पिताजी की बात को मैं टाल तो नहीं सकता, लेकिन उसका एक इलाज है मेरे पास और मैं उस काम को जरूर से करूंगा। आप चिंता मत करो, बस आप इतना कर लेना कि जब तक मेरी शादी ना हो अपनी बेटी की शादी मत कराना। अब यह बात सुनकर चेतना के जो माता पिता होते हैं वो मना करने लगते हैं, कहते हैं कि क्यों, हम अपनी बेटी की शादी क्यों ना कराएं, तुम्हारी शादी अगर जिंदगी भर नहीं हुई तो क्या हम अपनी बेटी की शादी नहीं कराएंगे। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ही चेतना से शादी करूंगा, लेकिन उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, 2-3 साल का समय भी लग सकता है। इसके बाद जो चेतना के माता पिता होते हैं वह ना चाहते हो भी इस बात के लिए हामी भर लेते हैं और जो अजीत होता है वहां से वापस लौट जाता है। वह वापस लौट गया था और उसके बाद अपनी नौकरी को करने के लिए चला जाता है। पहले उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है। जैसे ही अजीत की पोस्टिंग होती है तो उसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगते हैं और ऐसे एक रिश्ते के लिए उसके पिता हामी भर लेते हैं। वहां पर लड़के को गाड़ी भी मिलने वाली थी और साथ में 11 लाख रुपए कैश भी मिलने वाले थे और बाकी घर का जितना भी सामान होता है वो सारा सामान मिलने वाला था। लड़की भी अच्छी खासी खूबसूरत थी और वो काफी ज्यादा अमीर लोग थे। अब इसके बाद जो अजीत होता है उसे इस बात के बारे में पता चलता है, लेकिन फिलहाल अजीत अब कोई भी कदम नहीं उठाता है और वह चुपचाप अपने घर वालों के कहे अनुसार चलता रहता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ वो लोग शादी पक्का कर देते हैं और पक्का करने के बाद एक तारीख निश्चित कर दी जाती है जिस दिन उस लड़की से अजीत की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से लगभग 4 दिन पहले एक ऐसी बात होती है जिस बात के बारे में ना तो लड़की वाले लड़के के पिता को बताते हैं और झट से शादी से मना करने लगते हैं। कहते हैं कि इस लड़के से हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। अब इस बात को सुनकर अजीत का पिता पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह उनसे पूछने लगता है कि क्या बात है, क्या कारण है जिस वजह से आप शादी नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बाद वो लोग उस कारण को बताने से उन लोगों को मना कर देते हैं। इसके बाद अजीत के पिता का जो बड़ा भाई होता है वह इस शादी में बिचौलिया होता है और जब वह देखता है कि परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है तो उसके बाद अपने छोटे लड़के की, यानी कि जो अजीत के साथ ही फौज में लगा था, उससे उस लड़की की शादी की बात कर लेते हैं और वो लोग उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पर उस लड़की की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपना घर बसाने लगती है। इसके बाद अजीत के जो पिता होते हैं उन्हें इस बात का समझ में नहीं आता और वह बाद में भी कई बार लड़की वालों से पूछता है कि ऐसी क्या कमी है हमारे बेटे में जो तुम लोग शादी करने से मना कर रहे हो। लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते और धीरे धीरे 1-2 साल और बीत जाते हैं। 1-2 साल तक कई सारे रिश्ते अजीत के पिता के पास आए थे, लेकिन पहले रिश्ते में जैसे लड़की वालों ने मना कर दिया था उसी तरह से ये लोग भी मना करके चले जाया करते और इस बात को लेकर अजीत का जो पिता होता है वह पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। वह कई पंडितों को अजीत की कुंडली दिखाता है, लेकिन वहां से भी उसे कोई हल नहीं मिलता और अंत के दर्जे जो अजीत का पिता होता है वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस लड़की से पहले हमने इसकी शादी तय कराई थी उसी की वजह से सब कुछ हो रहा हो। अगर हम लोगों ने ज्यादा देरी की तो उसके बाद लड़के की उम्र निकल जाएगी और उसके बाद इससे कोई भी शादी नहीं करेगी। यही सोचकर जो अजीत के पिता होते हैं वह चेतना से उसकी शादी कराने का तय करते हैं और उसके बाद दोबारा से चेतना के पिता के पास पहुंच जाते हैं यह जानने के लिए कि कहीं चेतना की शादी तो नहीं हो गई। वहां पर जाकर पहले इस बात को पता करते हैं और पता करने के बाद दोबारा से चेतना के पिता से अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगते हैं। और इसके बाद जब चेतना के पिता ये देखते हैं कि अजीत का पिता दोबारा से रिश्ता लेकर उसके घर पर आया है तो पहले तो वो मना करने लगते हैं, लेकिन जो अजीत का पिता होता है वह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और कहने लगता है कि देखिए, अब मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए, आप कैसे भी करके मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करा दो, क्योंकि न जाने ऐसा क्या कारण है जो मेरे बेटे से कोई भी शादी नहीं करना चाहता। हो सकता है शायद इस बात के बारे में सभी को पता चल गया है कि मैंने तुमसे काफी दिनों तक सगाई रखी थी और उसके बाद भी तुमसे शादी नहीं की थी, तो मेरी इज्जत अब आप लोगों के हाथ में है। अगर आपने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो कोई भी लड़की मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी। इस बात को कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जो चेतना का पिता होता है उसे अजीत की बात याद आने लगती है कि अजीत ने कहा था कि शादी तो वह चेतना से ही करेगा। इसके बाद वह भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान
मत हो, हमारी बेटी से आपके बेटे की शादी हो जाएगी। उसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद चेतना और अजीत की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो चेतना होती है वह उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया था जिस वजह से बाबूजी वहां पर हाथ जोड़कर रिश्ता कराने के लिए पहुंच गए थे। तो उसके बाद अजीत उसे पूरी बात बता देता है और इस बात को सुनने के बाद जो चेतना होती है वह बड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो भी अपने ही लिए। तो वो कहता है कि करना पड़ता है, जब हमें रिश्तों को बचाना होता है तो ये जरूरी होता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब तक उनकी शादी को लगभग 5 साल बीत गए थे और 5 साल में उनकी जिंदगी में कभी भी कोई छोटी मोटी नोकझोंक भी नहीं हुई थी। और जो चेतना होती है वो अच्छी तरह से अपने घर परिवार को संभाला करती थी। और पहले पहले तो जो अजीत के पिता होते हैं वह चेतना से हल्की सी घृणा किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब चेतना उनके घर के काम को संभालती है, अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करती है, तो उनकी घृणा प्यार में तब्दील हो जाती है और परिवार खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा था। वहीं पर जो उसके बड़े भाई का छोटा लड़का होता है जो कि अजीत के साथ ही फौज में लगा हुआ था और उसकी शादी उस अमीर लड़की से करा दी थी, वह भी अपने घर के अंदर अच्छी तरह से रह रहा था। लेकिन शुरू में तो जो अजीत के पिता का बड़ा भाई होता है वह उससे कहा करता है कि देखो मेरे बेटे को तो ये दहेज में मिला है, वो दहेज में मिला है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी ये बातें बंद हो गई थी। अब ये बातें नॉर्मल थी, इस वजह से अजीत का जो पिता होता है वह इन बातों पर गौर नहीं देता है। लेकिन जैसे उसके बड़े भाई के छोटे लड़के की शादी को लगभग 8 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद एक दिन घर के अंदर जोरदार लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई को सुनकर अजीत का जो पिता होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ पर उनके बड़े भाई के छोटे लड़के की जो पत्नी होती है वह जोर जोर से अपने घर वालों को गालियां दे रही थी और यह सब कुछ देखकर अजीत के पिता से रहा नहीं जाता। उसके बाद वह वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाकर जब वह मामला समझता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनके बड़े भाई के लड़के की पत्नी थी वह उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। और यह काम अब से नहीं था, लगभग शादी के 1.5 साल के बाद से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वह अपने साथ दहेज में ढेर सारा रुपया पैसा लेकर आई थी, गाड़ी लेकर आई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ लड़की और भी बुरी तरह से घर वालों से लड़ाई करने लगती है और यह लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। जब लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो इतने दिनों बाद जो लड़की की सास होती है वह इस लड़ाई को सहन नहीं कर पाती है और उसके बाद एक दिन बहू को उल्टा जवाब दे देती है। अब तक परिवार वालों ने दहेज की वजह से उससे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज जब पहली बार सास ने बहू को उल्टा जवाब दिया है तो उसके बाद वह जोर जोर से गालियां देकर सभी लोगों के सामने उनकी इज्जत को नीलाम करने लगी है। यह बात देखकर जो अजीत का बड़ा भाई होता है वह फूट फूट कर रो रहा था और जैसे ही अजीत वहां पर जाता है तो एकदम से उसे गले से लगा लेता है। कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मैंने इस लालच के चक्कर में तुझे भी पड़ा था, लेकिन ऊपर वाले की सीधी निगाह रही तेरे ऊपर, जो तेरे बेटे की शादी ऐसे पैसे वाली लड़की से नहीं हुई। स्टार्टिंग में तो हमने सोचा था कि कुछ दिनों की बात है, समझ जाएगी, लेकिन उसके बाद इसने काफी ज्यादा अति कर दी और अब ये बात हमसे बिल्कुल भी सहन नहीं होती। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तो अजीत का जो पिता होता है वह अपने बड़े भाई को कंधे से लगाता है और कहता है कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जा, लेकिन हर बात का एक सॉल्यूशन होता है और तुझे भी इस बात का सॉल्यूशन करना होगा। उसके बाद वो लोग पंचायत बुलाते हैं और लड़की वालों के परिवार को वहां पर बुलाया गया था। सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और तभी अचानक से जो लड़की होती है जो कि अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई थी वह पंचों के सामने ऐसी ऐसी बातें कहने लगती है जिन्हें सुनने के बाद जो अजीत के पिता का बड़ा भाई होता है उसके लड़के से रहा नहीं जाता और वह भी खड़ा होकर उसकी पोल खोलने लगता है भरी पंचायत के बीच में। वो पंचों के सामने ऐसी ऐसी बातें बताता है जिन बातों को सुनने के बाद जो अजीत का पिता होता है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो उसके बड़े भाई ने बताया था उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। क्योंकि आज तक इतने साल हो गए हैं उसकी शादी को, उस लड़की ने घर के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं किया है और वह तो महारानियों की तरह रहा करती है। उस लड़की की जो सास होती है वही घर के काम को किया करती है और ये तो घर में आराम ही किया करती है। जब भी लड़का कभी फौज से छुट्टी आया करता तो वह उसको घुमाने के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाया करता और कई बार तो ऐसे टाइम पर वो घूमने के लिए गए थे जब घर के अंदर माता पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन पिता ही अपने बेटे को कहकर भेज दिया करता था कि कोई बात नहीं बेटा तू चला जा। यानी कि यहाँ पर जो उस घर की बहू थी उसने पूरी तरह से इतने दिनों तक उस घर पर शासन किया था और यह बात बिल्कुल से गलत थी। लेकिन ये लोग दहेज के नीचे दब गए थे और इसी वजह से अपनी बहू से कुछ नहीं कह पाए थे। इसके बाद जो पंच होते हैं वो सभी इन बातों को सुनते हैं और बातों को सुनने के बाद बात फैसले पर आ जाती है। फैसले के तौर पर जितना भी सामान दहेज में दिया था और साथ में जो भी उनकी शादी में खर्चा आया था उतना पैसा वो उन लोगों से मांगने
होने लगते हैं तो जो अजीत के पिता का बड़ा भाई होता है वह झट से उन पैसों को देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब तक वह काफी ज्यादा परेशान इस चीज से हो गया था और वो इस तरह से जिंदगी नहीं जी सकते। यहां तक कि उसका जो बेटा होता है वह भी अपनी पत्नी से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बार बार उसे ताना मारा करती और वह कुछ भी नहीं कह पाता था। अगर कभी वह उससे कुछ कहने की भी कोशिश करता तो वह उसे और उसके परिवार को थाने में बंद कराने की धमकी दिया करती और कहा करती कि तुम लोगों को मैं सलाखों के पीछे डलवा दूंगी, पूरे के पूरे परिवार को, और फिर देखती हूँ तुम्हारी जबान कैसे चलती है। यह बात सुनकर बेटा भी रुक जाता है और इसके बाद जो पिता होता है वह पंचायती रूप से फैसला कर लेता है अपने बेटे का और वहां से उस पंचायत को वापस भेज देता है। अजीत का जो पिता होता है वह अपने बड़े भाई के बेटे की पत्नी के फैसले से वापस लौटता है और रास्ते में ढेर सारी बातें सोचता है कि अगर ये लड़की मेरे घर में आ जाती तो हम लोगों का जीना भी इसी तरह से मुहाल कर देती। इन लोगों ने तो भी इतने सालों तक इसे झेल लिया है, लेकिन हम तो इसे बिल्कुल भी नहीं झेल पाते। यही सोच सोचकर वह पूरी तरह से घबरा जाता है और अपने आप को धन्य समझता है जो उसके बेटे की कहीं से भी शादी नहीं हुई दहेज वालों से और उसकी तो अच्छी बहू आ गई है। यही सोचकर वह खुश हुआ अपने घर जाता है और घर जाकर जो अपनी बहू होता है उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ शादी के बाद भी बुरा व्यवहार किया था, लेकिन तू हमारे घर की सच में ही लक्ष्मी है। तो उसके बाद वह कहने लगती है कि बाबूजी ऐसा क्या हो गया। तो वह बताता है कि इस तरह से मेरे बड़े भाई के जो लड़का है उसकी पत्नी उनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया करती थी, लेकिन भला हो ऊपर वाले का जो उस लड़की से हमारे बेटे की शादी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे बाद हमने उसी लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद किया था और सभी बातें हो गई थी। शादी से 5 दिन पहले अचानक से उन लोगों ने मना कर दिया था। अब इस बात को सुनकर जो बहु चेतना होती है वह मुस्कुराने लगती है और इस मुस्कुराहट को जो ससुर होता है वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसे पता है कि किस वजह से उन लोगों ने शादी से मना किया था। तो उसके बाद वह पूछने लगता है कि बेटा तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रही हो। तो उसके बाद वो कहती है कि ससुर जी, अब जब अगर आपको पता ही चल गया है तो आपको बता ही देना चाहिए कि उन लोगों ने क्यों मना किया था। तो वह कहने लगता है कि क्यों मना किया था बेटा, बताओ जरा। तो जो चेतना होती है वह बताती है कि पिताजी ये जो कुछ भी हुआ था वो आपके बेटे ने किया था। उसने अपनी शादी में अपने ही एक दोस्त को लड़की वालों के पास भेजकर अपनी चुगली लगवाई थी, जिस वजह से वो लोग शादी से मान गए थे और उनसे ये भी कहा था कि ये बात सभी लोगों के सामने ना रखें, क्योंकि ये बीमारी जो लड़के को है वो ना तो किसी टेस्ट में आएगी और ना ही किसी रिपोर्ट में आएगी। यह बात सुनकर जो लड़की वाले होते हैं वह शादी से मना कर देते हैं और उसके बाद जितने भी रिश्ते वाले आपके बेटे को देखने के लिए आए उन सभी को ये बात ही बताई गई थी और इसी वजह से उन लोगों ने शादी से मना कर दिया था। आपके बेटे ने पहले ही जाकर मेरे पिताजी से कह दिया था कि आप चिंता मत करो, शादी मैं आपकी ही बेटी से करूंगा, क्योंकि जब हमारी शादी 6 महीने तक चली थी तो हम एक दूसरे से मिला करते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यह बात सुनकर जो पिता होता पूरी तरह से हैरान हो जाता है और थोड़ी देर में वहां पर अजीत भी आ जाता है जो कि बाहर घूमने के लिए गया था। वह जब ये देखता है कि पत्नी ने सब कुछ बता दिया है तो वह अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है और इतनी ही देर में जो उसका पिता होता है वह कहने लगता है कि बेटा जो कुछ भी तुमने किया है बहुत ही अच्छा किया है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज हमारे साथ बहुत बुरा होता जैसा कि तुम्हारे ताऊ जी के साथ हुआ है। अजीत को ये सब कुछ पता था और इसके बाद वह मुस्कुराने लगता है। परिवार खुशियों के साथ समय व्यतीत करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।